नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सनत पांडे और आप देख रहे हैं आस्कर एजुकेशन। आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर के आए हैं प्यारे बच्चों। ये वीडियो उनके लिए भी फेवरेबल होने वाली है, उनके लिए भी ये बेहतरीन होने वाली वीडियो है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आप जेई मेंस या एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी हमारी ये वीडियो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ अब यूपी बोर्ड ने भी अपने यहाँ असर्शन एंड रीजन यानी अभिकथन और तर्क का एक क्वेश्चन डाल दिया है। इसलिए अब वो यूपी बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के केमिस्ट्री में 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हर पेपर के सेट में असर्शन और रीजन से रहते ही रहते हैं। तो कुल मिला के खासकर सीबीएसई बोर्ड के लिए और हमारे कंपटीशन के बच्चों के लिए ये वीडियो कुछ बेहतर होने वाली है। तो ज्यादा टाइम को लॉस नहीं करेंगे, फिर सीधे सीधे अपनी बातों को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, असर्शन और रीजन। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रूप में ये आए हुए हैं, विभिन्न प्रकार की अनेक प्रकार की परीक्षाओं से ये आए हुए हैं जहां से हमने इस क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको एक क्वेश्चन यहां डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए बेटा, मुझे उम्मीद है कि दिख रहा होगा। ये जो आपका असर्शन और रीजन को इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है कि हमें क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है। जब तक हम असर्शन को सही ढंग से नहीं कंसीडर करेंगे तब तक उसके कंक्लूजन को आप नहीं निकाल पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप सबसे पहले बिल्कुल बारीकी से पढ़िए और जो वो कहता है उसके अनुसार आप अपना काम करिए। चलिए देखते हैं वास्तव में क्या कह रहा है। असर्शन पे नजर डालें आप। सिंथेसिस ऑफ एथिल फेनिल ईथर, एथिल फेनिल ईथर यानी एक तरफ आपका C2H5 है, फिर ईथर है और फिर एरोमेटिक रिंग है। ये हो गया आपका एथिल फेनिल ईथर। कह रहा है कि मे बी अचीव्ड बाई विलियमसन सिंथेसिस। क्या इस कंपाउंड को विलियमसन सिंथेसिस के जरिए बनाया जा सकता है? तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। विलियमसन सिंथेसिस के द्वारा ईथर बनाए जाते हैं, वो एलिफेटिक ईथर भी बनाए जाते हैं और एरोमेटिक ईथर भी बनाए जाते हैं। तो जो इनका स्टेटमेंट है बेटा, जो इनका असर्शन है, वो असर्शन बिल्कुल करेक्ट असर्शन है। चलिए अगली बात देखते हैं। रीजन आर, रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन, रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन। यहां पर हमारे पास बेंजीन है और ये हो गया Br। रिएक्शन ऑफ ब्रोमोबेंजीन विथ सोडियम एथॉक्साइड, विथ सोडियम एथॉक्साइड यानी C2H5ON में सोडियम एथॉक्साइड यील्ड्स एथिल फेनिल ईथर। अब ये दूसरा पॉइंट इनका कह रहा है कि क्या ब्रोमोबेंजीन और सोडियम एथॉक्साइड ये दोनों मिलकर के फेनिल ईथर बना सकते हैं। बेटा देखो, कंक्लूजन ये कंपटीशन के क्वेश्चंस होते हैं तो सोचना यही है, समझना यही है। ठीक है, सिंपल रिएक्शन जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है, बिल्कुल लगता है कि ये वाला सोडियम इस ब्रोमीन के साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा यानी रिमूव हो जाएगा और C6H5O C2H5 आपका बन जाएगा। लेकिन बच्चों सच तो ये है कि ये जो ब्रोमीन है ना, ये सबसे पहले ये फिनॉक्साइड होना चाहता है। इसलिए फिनॉक्साइड आयन जब बनता है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है और जब वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है तब वहां से ईथर का फॉर्मेशन इजी होता है। इसलिए बेटा इनका जो रीजन वाला पार्ट है, ये रीजन वाला पार्ट ये उतना बेहतर रीजन
नहीं है। ये जो इनका रीजन वाला पोर्शन है ये उतना बेहतर रीजन नहीं है। तो कुल मिला के अगर हम आंसर की तरफ चलें बेटा, तो आंसर की तरफ चलने पर आंसर बी, ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ये वाला जो आंसर है इस क्वेश्चन में, ये जवाब आपका सही हो जाएगा। इनका जो पहला एसर्शन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ ठीक है भाई, विलियमसन सिंथेसिस के जरिए हम ईथर बना सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि क्या ब्रोमोबेंजीन से या ब्रोमोबेंजीन से डायरेक्ट RONA मिला करके हम अपने ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, तो ये चीज गलत है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे पास एरोमेटिक है। हाँ ध्यान रखिए, एलिफेटिक होता, सिंपल ROR होता तो आपका बन जाता, लेकिन एरोमेटिक है तो एरोमेटिक है बेटा, तो वो सोडियम फिनॉक्साइड की टेंडेंसी होती है। वो सोडियम फिनॉक्साइड की टेंडेंसी होती है तो वहां से आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो उसका बनना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये जो आपका बी हुआ ये करेक्ट आंसर हो गया। चलिए चलते हैं अगली लाइन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फिनॉल्स, स्टेटमेंट 1, फिनॉल्स आर वीकली एसिडिक। फिनॉल बेटा जैसे नॉर्मल एल्कोहल की बात हम करें तो एल्कोहल के पास दोनों बिहेवियर होता है। वो एसिडिक भी शो करता है, पार्शियल बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है, क्योंकि एल्कोहल हमारा वो कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करता है। ध्यान रखेंगे, ये बात मैं कहता हूं कि एल्कोहल का दोनों कैरेक्टर होता है भाई, दोनों कैरेक्टर एल्कोहल का होता है। जब मेरा एल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड के से रिएक्शन करता है और एस्टर बनाता है, वाटर बनाता है, उस समय एल्कोहल का जो बिहेवियर है वो बेसिक होता है, और वही मेरा एल्कोहल एक प्रोटॉन को डिनोट करता है, एक हाइड्रोजन निकालता है और वो एसिडिक हो जाता है। तो मैं यहां ये कह रहा था कि जो इनका वीकली एसिडिक है ये बिल्कुल सही बात है, इन्होंने सही चीज कहा है। चलिए अगला देखते हैं, देयरफॉर दे आर फ्रीली सोलेबल इन NaOH सॉल्यूशन एंड आर वीकर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर। बेटा जो दूसरी बात ये कह रहे हैं कि देयरफॉर दे आर वीकली सोलेबल, ठीक है, फ्रीली सोलेबल, ये फ्रीली सोलेबल इन NaOH कहा जा रहा है कि अगर ये वीक एसिड है तो क्या ये वीक एसिड है और वो NaOH में सोलेबल होगा? हाँ होगा, लेकिन ये फ्रीली जो बात उन्होंने कह दिया, एक यही वर्ड आपको देखना है कि फ्रीली सोलेबल, इस वजह से इनका ये स्टेटमेंट गलत हो गया। भाई वीक एसिड है मेरा, तो जब वीक एसिड है तो फ्रीली सोलेबल कैसे होगा? कुछ तो कैरेक्टर होगा ना बेसिक का, तो बेसिक का कैरेक्टर होगा तो सोलेबल होगा नहीं। आइए चलते हैं, तो दूसरा इनका गलत हो गया, यानी स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। इस दूसरे वाले क्वेश्चन में जो आप देख रहे हैं वो आंसर नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, और पहला स्टेटमेंट इनका सही है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है बेटा वो गलत है। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं से कोई समस्या आती है, तो वो अपने हिसाब से कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम आपको लेकर के सारे ऑर्गेनिक के सिलेक्टेड क्वेश्चन मैंने रखे हैं, किस किस टॉपिक से कहां कहां आया हुआ क्वेश्चन है, जो क्या नहीं आया है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली आ चुके हैं एग्जाम्स में, कुछ क्वेश्चन हैं जो अभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये यहां से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है, वो मैंने उसको कलेक्ट किया है। तो आइए ऑलमोस्ट टॉपिक को हमने मेंटेन किया। अगला क्वेश्चन पे नजर डालते हैं आपके। अगला क्वेश्चन जो आपका है पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल, अब हम पैरा नाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ये मेरा ये पैरा नाइट्रोफिनॉल यानी ये OH है बेटा और ये NO2 है। पैरा नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन M नाइट्रोफिनॉल एंड O नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। मेटा और अर्थो की तुलना में जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है आपका वो एसिडिक ज्यादा है। अच्छा क्यों ज्यादा एसिडिक है भाई? ज्यादा एसिडिक क्यों है? क्योंकि ये जो इसकी पावर है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है,
वो OH के टूवर्ड्स में क्या होती है, ये बिल्कुल लेस हो जाती है। NO2 को अट्रैक्ट करने की पावर है, NO2 का जो इलेक्ट्रॉन रिमूवल डेंसिटी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, जो पावर है इसकी, जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर है, वो OH को अफेक्ट नहीं करती है। इसलिए जो है ये वीक एसिडिक होते हैं। मतलब कि अगर यहां से H प्लस निकल जाए तो ये आराम से ये क्या कर सकता है, NO2 कर सकता है और O माइनस कर सकता है, तो ये मोर एसिडिक है। बहुत अच्छी बात है। देन मेटा एंड अर्थो नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इनका बेटा ये करेक्ट है। अब हम चलते हैं इनके दूसरे स्टेटमेंट पर। आइए देखिए, कह रहे हैं कि एथेनॉल विल गिव इमीडिएट टर्बिडिटी विथ लुकास रिएजेंट। अब देखो, पहला स्टेटमेंट कहां का है कि दूसरे टॉपिक से उठा के रख दिया, दूसरा स्टेटमेंट जो है वो किसी दूसरे टॉपिक से उठा के रख दिया। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको लुकास रिएजेंट जानना होगा, लुकास रिएजेंट के तीनों कंडीशन जानना होगा। ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल और ये 3 डिग्री एल्कोहल। बेटा हम आपको बता दें कि जो ये इमीडिएट बात होती है ना, वो इमीडिएट टर्बिडिटी ये 3 डिग्री से होती है। 3 डिग्री एल्कोहल के लिए इमीडिएट टर्बिडिटी होती है, एथेनॉल की नहीं होती। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट इनका ट्रू है, लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट है इनका ये फॉल्स है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आए हैं क्वेश्चन हमारे तो भी, और नहीं समझ में आते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगर जो भी फीडबैक आप देना चाहें, अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, अच्छा है, तो आपको कमेंट में यस सर, वेरी गुड, जो भी आप लिखना चाहें उसको बेटा लिखना चाहिए। अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो उसको भी बताना चाहिए कि पता नहीं कैसा वीडियो बनाते हो यार, समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसे पढ़ाते हो, समझ में नहीं आता, उसको भी लिखना चाहिए आपको। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो हमने चूज किया है, देखिए असर्शन रीजन टाइप का है। हाँ, मैं इतना कहूंगा कि इसमें असर्शन रीजन और स्टेटमेंट दोनों को हमने मिक्सअप किया है। चलिए, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का क्या मतलब है, ये एरोमेटिक रिंग होती है और उसके ऊपर एक्स लगा होता है। एरिल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ फिनॉल बाय हैलोजन आइटम। ये कह रहा है कि एरिल हैलाइड नहीं बनाए जा सकते बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ OH ग्रुप ऑफ फिनॉल बाय हैलोजन आइटम। मतलब अगर आपके पास फिनॉल है तो फिनॉल पर सीधे OH को हटा दिया जाए और सीधे OH को हटा करके और X को लाया जाए, तो इस तरह से ये चीज नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूं, पूरे फिनॉल के टॉपिक में कभी भी कुछ आ गया ना, फिनॉक्साइड आयन जरूर बनाइएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल से हम डायरेक्ट नहीं कर सकते कि डायरेक्ट हमने क्लोरीन दे दिया और हमारा ये क्लोरोबेंजीन बन गया, नहीं कर सकते। इसका मतलब कि इनका जो असर्शन है वो बिल्कुल यहां से लेके दिल्ली तक सही है, इनका असर्शन रीजन। अब हम बात करते हैं रीजन में। फिनॉल रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड, phenol react with halogen acid violently. In the light of the above statement, choose the most appropriate from opinion given below. तो ये बात आ रही है, फिनॉल रिएक्ट विथ हैलोजन एसिड वायलेंटली, मतलब फिनॉल जो है हैलोजन एसिड HCl से ये वायलेंट करता है, ऐसी बात नहीं है, ये रिएक्शन करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या है, एरिल हैलाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, यानी पहली चीज इनकी सही हो गई और दूसरी चीज इनकी क्या है, ये गलत है बेटा, यानी बोथ नहीं होगा। हाँ, ये ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो यही है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इस तरह से कि पहली चीज इनकी सही है बेटा, लेकिन दूसरी चीज इनकी क्या है, गलत है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हम लोग फटाफट अपना क्वेश्चन करते रहते हैं। देखो, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनाल, हमारे पास फिनाल है और इसका ब्रोमिनेशन कराना है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनाल इन सॉल्वेंट विथ लो पोलरिटी सच एज क्लोरोफार्म, ठीक है भाई, CHCl3 हमने क्लोरोफार्म ले लिया। रिक्वायर्ड लुइस एसिड एंड कैटालिस्ट, ये कह रहे हैं कि ये रिएक्शन कराने के लिए लुइस एसिड की जरूरत पड़ती है, यानी AlCl3 की नीड है। मुझे तो नहीं लगता कोई नीड है। जब एक सॉल्वेंट यूज कर लिया तो कैटालिस्ट की जरूरत नहीं है, यानी ये जो प्रोसेस है आपका ये गलत प्रोसेस हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्लोरोफार्म ले रहे हो, कार्बन डाइसल्फाइड ले रहे हो और उसके बाद आपको कैटालिस्ट की भी जरूरत है। लुइस आप क्या बोलता है स्टेटमेंट सेकंड देखिए, लुइस एसिड कैटालाइज पोलराइज द ब्रोमीन टू जनरेट द आर्किडाइन, बिल्कुल गलत है। इनका पहला स्टेटमेंट भी गलत है और दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो आइए देखते हैं कौन सा जवाब सही है। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स। जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा। ये इनके दोनों के दोनों ऑप्शन जो है, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट इनके इनकरेक्ट है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो लिखना चाहिए कि हाँ ओके सर बहुत अच्छा, और अगर नहीं भी समझ में आता है तो वहां पे लिख दिया करो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, कुछ भी नहीं समझ में आया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड तो सुना होगा, ट्राई नाइट्रो, 3 नाइट्रो ग्रुप लगते हैं उस फिनाल पे तब एसिड होता है भाई। पिक्रिक एसिड इस 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, अच्छी बात है। पिक्रिक एसिड इज 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन। चलो भाई बताओ कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटॉलुइन बता दिया जाए। अब ये जो है ये ट्राई नाइट्रोटॉलुइन, ये है आपका 2,4 और ये 6। अभी अभी मैंने कहा कि जो पिक्रिक एसिड बनता है, पिक्रिक एसिड कुछ इस तरह से बनता है, OH होता है, NO2 होता है, NO2 होता है और NO2 होता है। तो ये पिक्रिक एसिड है, ना कि आपका ये पिक्रिक एसिड है। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 आपका जो है ये इनकरेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, फिनॉल 2,4 डाई सल्फ्यूरिक एसिड, फिनॉल 2,4 डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपका फिनॉल लगा हुआ है 2,4 डाई सल्फ्यूरिक एसिड इज ट्रीटेड विथ कंसंट्रेट HNO3 टू गिव पिक्रिक एसिड। गलत बात है, इस पर हम HNO3 का रिएक्शन कराएं तब हमको पिक्रिक एसिड मिलेगा, ये बात पूरी तरह गलत है। हमको पिक्रिक एसिड इस टाइप के कंपाउंड पर HNO3 का रिएक्शन कराने से पिक्रिक एसिड नहीं मिलेगा। तो बेटा मेरे ख्याल से जो मेरा कहना है वो ये है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इनका गलत ही था, फिर उसके बाद इनका स्टेटमेंट 2 भी गलत हो गया। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, यानी आंसर नंबर बी इनका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ मैं बताऊं बेटा, अगर क्वेश्चन का आंसर समझ में आया, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको इंटरनेट पर कम मिलेंगे, पूरे यूट्यूब की फील्ड की बात करता हूं, असर्शन रीजन, सिर्फ असर्शन रीजन को पढ़ाने वाले वीडियोस आपको कम मिलेंगे, ऐसे टीचर्स कम मिलेंगे। नॉर्मल हेडिंग टू हेडिंग, हेडिंग टू हेडिंग तो बहुत सारे हजारों लोग पढ़ाते रहते हैं। हमने असर्शन रीजन को चूज किया है और उसका डिस्कस कर रहे हैं, तो ऐसे वीडियो तो आपको कम मिलते हैं। तो इसलिए इसको ध्यान से देखिए, समझ में आता है तो कुछ हाँ यस सर या जो कुछ भी कहना चाहे, नहीं समझ में आता है तो कह दीजिएगा कि बिल्कुल खराब है, बहुत बेकार है। तो जो कुछ आपको लगता है लगाइए और कहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, कह रहा है कि ऑन हीटिंग, कहां थे हम, हाँ पिक्रिक एसिड वाले क्वेश्चन पर थे। उसके बाद ऑन हीटिंग विथ KHSO4, ऑन हीटिंग विथ पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, ग्लिसरॉल इज डिहाइड्रेटेड एंड
एक्रोलीन इज फॉर्म। बिल्कुल सही बात है, ये ग्लिसरॉल का क्वेश्चन है बेटा, इंटरमीडिएट के सिलेबस से हटा दिया गया, इंटरमीडिएट के सिलेबस से हटाया हुआ टॉपिक है और इसके क्वेश्चन कंपटीशन में आ रहे हैं। बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स जहां भी हजारों लड़के पढ़ते हैं वहां यही सब हटाए गए क्वेश्चंस कराए जाते हैं। तो ये ग्लिसरॉल है, इसको KHSO4 के साथ इसको हम क्या करते हैं, डिहाइड्रेट करते हैं, एक्रोलीन मिलता है, यानी एक्रोलीन मिलता है CH2, ये CH और ये CHO मिलता है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड मिलते हैं ये ग्लिसरॉल की प्रॉपर्टी है, इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा देखिए, एक्रोलीन हैज फ्रूटी ऑर्डर एंड कैन बी यूज्ड टू टेस्ट ग्लिसरॉल प्रेजेंस। ग्लिसरॉल की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसका काम किया जाता है, ग्लिसरॉल की उपस्थिति को देखना है इसमें। तो बेटा ये फ्रूटी ऑर्डर तो ये मेरे ख्याल से नहीं होता, ये एक्रोलीन है, फ्रूटी ऑर्डर गलत है, ये चीज इनका गलत हो जाएगा, यानी स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आइए देखते हैं कौन सा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ये क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का ये आंसर आपका ये सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां बात करें हम ब्यूटेनॉल 1, ब्यूटेनॉल 1 की बात करेंगे बेटा। तो ब्यूटेनॉल 1 ये CH3, ये CH2, ये CH2 और फिर ये CH2 और ये OH। ब्यूटेनॉल 1 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथॉक्सी एथेन। कह रहा है कि ब्यूटेनॉल 1 हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन एथॉक्सी एथेन। बिल्कुल सही बात है, एथॉक्सी एथेन की बात करें तो CH3, CH2O, ये आपका CH2 और ये CH3। बच्चों में बार बार बताऊं कि किसी की बीपी ज्यादा क्यों होती है, जैसे क्यों हायर बीपी क्यों होती है, बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसकी बीपी ज्यादा होगी, अगर कोई कंपाउंड H बॉन्ड नहीं बना पाता है तो उसकी बीपी लो होगी। जाहिर सी बात है जो इसकी बीपी है बेटा ये लो हो जाएगी। चलिए चलते हैं इनके रीजन की तरफ। चलिए वेरी गुड, जो बात अभी मैंने आपको बताई वही रीजन में लिखी है। देखिए एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू स्ट्रॉन्गर एसोसिएशन ऑफ द मॉलिक्यूल, मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड को बिल्ड करेगा उसकी बीपी ज्यादा हो जाएगी। तो बेटा इनका तो असर्शन भी करेक्ट है, इनका रीजन भी करेक्ट है, यानी ये आपका क्या है, करेक्ट असर्शन है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इसलिए एक आखिरी क्वेश्चन चलिए हम लोग और करते हैं, आज के दिन का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये फाइल अभी लंबी है लेकिन वीडियोस लंबे हो जाते हैं बेटा, इसलिए हम छोटे छोटे एपिसोड में आपको बताते हैं। ये था रीजन आर, असर्शन एंड रीजन आर। हाँ ये देखिए ये असर्शन लिखा हुआ है, एल्कोहल रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। रीजन आर, alcohol react with active metal such as sodium, potassium and aluminium to yield corresponding alkoxide liberate hydrogen। ये लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है। ये आखिरी क्वेश्चन, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है। अगर आपने पूरी वीडियो देखी हो और सारे क्वेश्चन समझ में आए हो तो बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए और जैसे ही कमेंट सेक्शन में आप आंसर लिखेंगे फिर हम आपको रिप्लाई करेंगे, हम आपको रिस्पांस देंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए और इस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को देखिए, इन चारों में से ऑप्शन को आप बताइएगा। ये एल्कोहल रिएक्ट ऑफ बोथ की बात जो है, ये एल्कोहल का क्वेश्चन नंबर 9 है, आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो 9 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। हम कल
बिल्कुल कल इसी टाइम हम आपको अगले क्वेश्चंस की तरफ मिलेंगे। ये अगला क्वेश्चन हमारा बेंजीन का है, फिर ये अगला क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमने और करके रखा है। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं था डॉक्टर सनत पांडे, आप देख रहे थे आस्कर एजुकेशन। और अंतिम में चलते चलते कि जितनी भी स्लाइड्स बची हुई हैं, इन स्लाइड्स को हम कल सेम इसी टाइम स्टार्ट करेंगे, इसी का अगला वीडियो लेके आएंगे। आज ये 9 क्वेश्चंस आपने किया, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आपको देना है। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपने वीडियो देख लिया है तो इसका रिस्पांस आप हमको कमेंट सेक्शन में दीजिए। फिर मिलते हैं कल इसी टाइम अगले वीडियो में। थैंक यू।